सत्ता में, लेकिन सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे की बात करेंगे, जो 8 साल के बाद 3 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में लैंड कर गए। ट्रंप की इस चीन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया में ईरान युद्ध वाला संकट है। तेल संकट से पूरी दुनिया बेचैन है। ऐसे में बीजिंग से कोई कूटनीतिक समाधान निकलेगा या युद्ध वाला विध्वंस फिर शुरू होगा, यही सवाल ट्रेंड कर रहा है। चीन ने अब तक पूरी तरह ईरान का साथ दिया है, लेकिन क्या ट्रंप का ये दौरा कूटनीतिक समीकरण बदल पाएगा? ईरान का मसला वाया बीजिंग सुलझेगा? पूरा विमर्श इसी पर हो रहा है। ट्रंप ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनके दौरे का मकसद सिर्फ ईरान संकट नहीं, बल्कि इससे कहीं आगे है। इसलिए अमेरिका का एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी उनके साथ है। इनमें टेस्ला प्रमुख एलन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई नामी हस्तियों के नाम शामिल हैं। ट्रंप जब बीजिंग पहुंचे तो वहां उनका शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे को विशेष तौर पर सजाया गया था, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने खुद जिनपिंग नहीं आए। उन्होंने उपराष्ट्रपति हान जेंग को ट्रंप के स्वागत के लिए भेजा। चीन ने इस बीच एक और ऐसा काम किया जो हैरान करने वाला है। ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो चीन गए हैं, लेकिन चीन ने गेस्ट लिस्ट में उनका नाम बदल दिया। दरअसल चीन ने 2020 में मार्को रूबियो को बैन किया था। वो उइगर और हांगकांग के मुद्दे पर अक्सर चीन का विरोध करते थे। अब रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री के तौर पर चीन गए तो चीन ने उनका नाम मार्को लूबियो कर दिया, लेकिन प्रतिबंध नहीं हटाया। अब ट्रंप बीजिंग में हैं, जहां जिनपिंग ने ट्रंप के सम्मान में डिनर का आयोजन किया है, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता होगी। इस दौरान जिन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, आप वो भी जान लीजिए। पहला मुद्दा, ईरान युद्ध। ट्रंप चाहेंगे कि चीन ईरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। वहीं हॉर्मुज खुलवाने और जहाजों को सुरक्षा देने के मुद्दे पर भी दोनों नेता बात करेंगे। ताइवान को अमेरिका हथियारों की सप्लाई का चीन ने हमेशा विरोध किया है, इसलिए ताइवान संकट पर भी बात संभव है। व्यापार घाटा कम करने और अमेरिकी कंपनियों को चीन में बेहतर बाजार देने पर चर्चा होगी। इसके अलावा दुर्लभ खनिजों को लेकर अमेरिका अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित करना चाहता है, जिस पर अब तक काफी हद तक चीन का कंट्रोल है। यानी ट्रंप के इस दौरे के कई पहलू हैं, लेकिन ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस बीजिंग के दखल से ईरान संकट को सुलझाने पर होगा। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए चीन ईरान पर दबाव बनाए। इसके अलावा चीन की तरफ से ईरान को हथियार और तकनीकी मदद रोकी जाए। चीन ईरान को संवर्धित यूरेनियम सरेंडर के लिए मनाए और किसी तरह डील के लिए राजी कर ले। साथ ही ट्रंप चाहते हैं कि चीन ईरान से तेल खरीदना कम कर दे। ट्रंप जितनी उम्मीद लेकर चीन गए हैं, उनमें से 10% भी पूरी हो पाएंगी, इसकी गुंजाइश फिलहाल कम ही दिखती है, क्योंकि ईरान की तरफ से शर्तों की एक नई लिस्ट भेज दी गई है, जो इस बात का संकेत है कि अगर समझौता होगा तो सिर्फ ईरान की शर्तों पर होगा। ईरान की ये मांग है कि मिडिल ईस्ट में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति उसे लौटाई जाए, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अधिकार स्वीकार कर लिया जाए। ईरान की इन शर्तों को लेकर ट्रंप और जिनपिंग में बात हो सकती है, लेकिन इससे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेचैन हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू को डर है कि चीन ईरान से डील के लिए ट्रंप पर दबाव बना सकते हैं, जिससे ट्रंप ईरान के साथ जल्दबाजी में कोई ऐसी डील कर लेंगे जो इजरायल के हित में नहीं होगी। हो सकता है चीन ईरान को परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने की इजाजत दिलाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इजरायल चाहता यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हर हाल में खत्म हो, उसके मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क भी पूरी तरह से तबाह किए जाएं। इसलिए एक आशंका यह भी है कि ट्रंप पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए नेतन्याहू ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। वैसे चीन जाने से पहले ट्रंप ने भी ईरान को धमकी दी। ये कहा, हम या तो ईरान से डील करेंगे या फिर तेहरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दोनों ही हालत में जीत हमारी होगी। सत्ता की अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील पर हो रहे असर की, जिसमें उन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल, गोल्ड खरीदने पर 1 वर्ष का ब्रेक लगाने और विदेश यात्रा नहीं करने के लिए कहा था। अब धीरे धीरे पीएम मोदी की उस अपील का सरकार के स्तर पर असर होता हुआ दिख रहा है।
केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम की अपील पर एक्शन लिया है। पीएम मोदी ने इस मामले में खुद भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज पीएम मोदी के कॉन्वॉय में सिर्फ 2 गाड़ियां दिखी। हालांकि पीएम मोदी ने अपने काफिले की कुल गाड़ियों में 50% की कटौती कर दी है। पीएम सुरक्षा के मानकों के हिसाब से बनाई गई ब्लू बुक के मुताबिक सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में 14 से 17 गाड़ियां रहती हैं। इसके अलावा सुरक्षा परसेप्शन के आधार पर राज्यों की पुलिस सुरक्षा बल के जवान और गाड़ियां उनके साथ कन्वॉय में तैनात रहती हैं। इस तरह से कभी कभी पीएम के कन्वॉय में गाड़ियों की संख्या 30 से 40 तक हो जाती है। लेकिन तेल बचाने की अपील के बाद पीएम के काफिले में 50% गाड़ियां कम कर दी गई हैं। पीएम मोदी के हालिया गुजरात और असम के दौरे के दौरान इसे लागू किया गया। हालांकि ऐसा करते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा और एसपीजी के प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए वाहनों की संख्या में कमी की गई है। पीएम मोदी ही नहीं, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने भी अपने कन्वॉय को छोटा कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह Z+ सुरक्षा प्रोटेक्टी हैं। सामान्य तौर पर उनके काफिले में करीब 11 गाड़ियां शामिल रहती हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने कन्वॉय में सिर्फ 4 गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज कैबिनेट बैठक में महज 4 गाड़ियों के साथ पहुंचे। अमित शाह भी Z+ सुरक्षा प्रोटेक्टी हैं। आमतौर पर उनके सुरक्षा काफिले में 11 से 12 गाड़ियां रहती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। उनके कन्वॉय में 10 से 11 गाड़ियां शामिल रहती थी, अब सिर्फ 4 गाड़ियां रखी हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ राज्यों के सीएम भी एक्शन में हैं। बीजेपी शासित कई राज्यों के सीएम ने अपने काफिले को छोटा कर लिया है, तो कुछ राज्य ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल पर फोकस कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला पहले 10 से 12 गाड़ियों का होता था, उन्होंने इसे घटाकर 5 गाड़ियों का कर दिया है। आज उनके काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां ही दिखी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले में पहले 13 वाहन होते थे, अब 8 वाहन ही शामिल होंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के काफिले में पहले 10 से 12 गाड़ियां रहती थी, अब उनके काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के काफिले में पहले 17 गाड़ियां थी, अब यह संख्या 8 हो गई है। आज वो अपने ठाणे स्थित घर से मुंबई के लिए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल से रवाना हुए। कुल मिलाकर पीएम की अपील पर नेता थोड़े सीरियस होते हुए दिख रहे हैं। इस बीच आज कैबिनेट बैठक में पीएम ने एक बार फिर कहा कि यथासंभव कम से कम खर्च करें। हमें अपने खर्चे नियंत्रित करके चलने हैं। हम विदेश से आयातित होने वाली वस्तुओं को कम से कम इस्तेमाल करें। इंपोर्टेड आइटम का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा था। अब एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनका काफिला यहाँ से गुजर रहा है। देख सकते हैं कि पहली ये पायलट कार यहाँ पर रवाना हो रही है। एकनाथ शिंदे की ये दूसरी गाड़ी पायलट यहाँ पर गुजर रही है। एकनाथ शिंदे की ये तीसरी गाड़ी जो ईवी है, ये ईवी में बैठे एकनाथ शिंदे वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। 3 गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं। 8 गाड़ियों का काफिला आज एकनाथ शिंदे यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एकनाथ शिंदे के काफिले में कुल 17 गाड़ियां यहाँ पर चलती थी, अब वो गाड़ियां 8 यहाँ पर हो चुकी है। भविष्य में आते समय आने वाले काल में कोई भी दिक्कत हमारे देशवासियों को ना हो, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियाँ, जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी भी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले में काफी कमी की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब 13 गाड़ियों का ये काफिला था, जिसे घटाकर अब 8 गाड़ियों का काफिला कर दिया गया है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही गाड़ियां हमें फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। 13 गाड़ियों से 8 गाड़ियों की बात हो रही थी, मगर यहाँ पर जो हमने तस्वीरें देखी, महज 7 गाड़ियों का काफिला था। पंकज जी, क्या ये रेगुलर रहेगा या फिर सांकेतिक तौर पे है? देखिए, ये बिल्कुल रेगुलर रहेगा। सांकेतिक तौर इसको नहीं कहेंगे, हम इसको रेगुलर भी रखेंगे। और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता को अपील किया है, हम भी आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को अपील करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही
सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और सरकारी गाड़ी का भी न्यूनतम इस्तेमाल किया जाए, ऐसा दिल्ली सरकार का निर्णय है। यूपी सरकार ने भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों में 50% कटौती के निर्देश दिए हैं। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बैठकों के लिए कहा गया है। नेताओं से सप्ताह में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने और गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की गई है। पीएम की अपील पर एक्शन में आई महाराष्ट्र सरकार से मिली डिटेल्ड जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत कुल 42 मंत्री हैं। अभी तक मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के काफिले में औसत 10 से 15 वाहन शामिल रहते थे। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इन काफिलों की गाड़ियों की संख्या लगभग आधी की जा सकती है। अन्य मंत्रियों के काफिले में सामान्य तौर पर 5 से 7 वाहन शामिल रहते हैं। अनुमान के मुताबिक पूरे मंत्रिमंडल के काफिले में रोजाना करीब 250 से 300 वाहन इस्तेमाल होते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक वाहन पर प्रतिदिन लगभग 1500 से 3000 रुपए तक पेट्रोल और डीजल खर्च होता है। इसी हिसाब से मंत्रियों के काफिलों पर रोजाना करीब 4 से 6 लाख रुपए तक ईंधन खर्च होता है। मासिक स्तर पर यह खर्च करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। वहीं सालाना खर्च लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल और काफिले में कटौती से खर्च में 40 से 50% तक कमी आ सकती है। इससे महाराष्ट्र सरकार को हर साल करीब 8 से 9 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। दिल्ली के कुछ मंत्री भी आज सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेल से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? कोई उपाय अगर प्रधानमंत्री जी बताते हैं, अगर अपोजिशन उन उपायों को अमल में नहीं लाना चाहता तो कम से कम उसका मजाक न उड़ाए। आय में कोई बढ़ोतरी नहीं है, खर्च बेतहाशा बढ़ रहा है। आपको कहने की जरूरत नहीं थी प्रधानमंत्री जी, लोग स्वयं मजबूरी में खाने में कटौती कर रहे हैं। देश सेवा देह सेवा। तो लगे हाथ एक काम करिए, तेल निरीक्षक दस्ता हर मोहल्ले में बना दीजिए ताकि घरों में जाकर देखे कितना तेल खर्च हो रहा है। तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के बाकी काफिला में ज्यादा गाड़ी रखने का कोई जरूरत नहीं। वैसे प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचाने के साथ एक और अपील की थी। पीएम ने देश की जनता से कहा था कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। अब इस अपील के बाद सरकार ने सोने चांदी को लेकर एक बड़ा फैसला भी लिया है। सरकार ने सोने चांदी पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है और इस कदम के साथ ही सोने और चांदी के दाम रॉकेट बन गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने यह फैसला क्यों किया? तो इसके पीछे मकसद है सोने चांदी का आयात कम होने के साथ विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा दबाव भी घट जाए। प्रधानमंत्री की 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील भी इसी का एक हिस्सा थी। आपको बता दें, सरकार ने 2024 के बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की थी, जिसके बाद सोने का आयात तेजी से बढ़ा था। लेकिन अब सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए वापस इंपोर्ट ड्यूटी पुराने स्तर पर पहुंचा दी है। लेकिन समझिए, सरकार के इस कदम का आप पर क्या असर होगा? आयात शुल्क बढ़ने से विदेशों से सोना मंगाने के लिए व्यापारियों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि विदेशों से आने वाला सोना चांदी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद और महंगा हो जाएगा। जो बोझ व्यापारियों और सोना चांदी के कारोबारियों पर पड़ेगा, वो उसकी वसूली जनता से ही करेंगे। इससे सोने चांदी के दाम और बढ़ जाएंगे और उसे खरीदने के लिए ग्राहकों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही एक अच्छा कदम है। अब उस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार P1 ऑयल इंपोर्ट है उसको नहीं रोक सकती, लेकिन P2 गोल्ड इंपोर्ट है, P3 चांदी इंपोर्ट है। सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी। अब क्या हुआ? आज 4,000 रुपये सोना बढ़ गया, करीब करीब 20,000 रुपये चांदी बढ़ गई। तो इससे डिमांड थोड़ी कंट्रोल होगी। डिमांड कंट्रोल होगी, इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट कम होगा, डॉलर बचेंगे। सोना जो कि हम ऑलमोस्ट 700 से 800 टन प्रति ईयर इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें तो कहीं ना कहीं हम जो है थोड़ी सी लगाम लगा लें।
वैसे सरकार के इस फैसले के बाद सोना कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। उनका तर्क है कि सोना चांदी महंगा होने से मांग कम हो सकती है और क्योंकि शादियों का सीजन आ रहा है तो उनका बड़ा नुकसान होगा। लगभग मैं तो मानता हूं कि जो रोज की उनका टर्नओवर था उस टर्नओवर के अंदर वो लगभग 70 to 80% कम हो गया था। 20-30% उनके पास में बिजनेस बचा था। अब ये होने के बाद में आज सुबह ही अभी देखो तो लोगों में दहशत ज़्यादा बनी हुई है। तेल जो ज़्यादा नेसेसिटी है, तेल के अंदर ये भी 70 की जगह $170 पर बैरल था, वो अभी 110-120 हो गया है। तो उसका जो ऑफसेट करने के लिए गोल्ड को एक ज़रूर निशाना बनाया गया है कि भाई गोल्ड को आप कम खरीदो, तेल खरीदना ज़रूरी है। तो उन्होंने मोदी जी ने एक काम अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए, अपनी फॉरेन मुद्रा को बचाने के लिए किया है, वो देश के हित में किया है। लोअर क्लास तो ऑलमोस्ट अभी तो 1 ग्राम गोल्ड के ऊपर आ गई है, लेकिन अभी जिस ढंग से रेट बढ़ते जा रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि सोने का बिजनेस जो है वो बहुत इसके अंदर नुकसान आएगा। इसमें अभी मार्केट में ऑलरेडी सेल्स जो है लगभग 40 से 50% का सेल है ज्वेलरी मार्केट के अंदर। इसके बाद में अभी आगे सेल्स का क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा, वो देखने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी सेल कम है और भाव बढ़ने के कारण, इतने भाव बढ़ जाने के बाद में अभी सेल्स के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। इंटर्न मतलब उसके साथ में जो पूरी जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, दूसरी जो इंडस्ट्रीज है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग है, जो कारीगर है, लगभग 1 करोड़ के आसपास जो कारीगर है हमारे, उनकी जो रोजी रोटी है उसके ऊपर सीधा असर इसका आएगा। अब भारत में सोने के इस्तेमाल पर सत्ता का नंबर गेम देखिए। भारत जरूरत का लगभग 99% सोना बाहर से मंगाता है और विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान में कच्चे तेल के बाद सोना दूसरे नंबर पर है। भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। भारत हर साल करीब 750 टन सोना आयात करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में सोने के आयात पर 6,40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में रोज औसतन 2,200 किलोग्राम सोना खरीदा जाता है और भारत में हर साल लगभग 800 से 900 टन सोने की खपत होती है। भारत स्विट्जरलैंड से सबसे अधिक सोना मंगाता है, जो कुल आयात का करीब 40% है। इस आयात पर भारी भरकम पैसा खर्च होता है। सरकार उसी को कम करना चाहती है। सत्ता में अब वो खबर जो आज ब्रेकिंग न्यूज से सोशल मीडिया तक सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ये खबर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत की। लोगों के मन में सवाल है, सिर्फ 38 साल के फिटनेस फ्रीक प्रतीक यादव के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनकी जान चली गई? जवाब अब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ गया है। पहले देखिए उसमें क्या क्या बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई और ये कार्डियक अरेस्ट उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी की वजह से आया, जो फेफड़ों से जुड़ी है। प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में खून का एक बड़ा थक्का जम गया था, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। इसके बाद धमनियों और फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ और कार्डियक अरेस्ट में उनकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए विसरा को सुरक्षित रख लिया है, लेकिन आज यह खबर अखिलेश परिवार के लिए एक बड़ा दुख बनकर आई। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे और उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं। साथ ही अभी यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। जिस वक्त प्रतीक यादव की मौत हुई तब अपर्णा लखनऊ में नहीं थी, लेकिन खबर सुनते ही वो लखनऊ लौटी और सीधे अपने घर पहुंची। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर प्रतीक यादव के साथ आखिरी पलों में हुआ क्या। इसकी भी पूरी टाइमलाइन अब सामने आ चुकी है। कल रात 11 से 12 बजे के बीच प्रतीक यादव की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां पर हालत में सुधार होने के बाद प्रतीक यादव घर लौट आए, लेकिन सुबह वो बेहोशी की हालत में घर में जमीन पर गिरे हुए मिले। इसके बाद अपर्णा के भाई, प्रतीक के दोस्त और ड्राइवर ने प्रतीक को अस्पताल पहुंचाया। उन्हें सुबह 5:55 पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच की और प्रतीक यादव को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वो सीधे डॉक्टर्स के चेंबर में गए और उनसे बात भी की। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
KGMU में आ चुकी। लगभग सुबह 6:45 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टरों से रहम मशवरा लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए, ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो उनके साथ जिम में शुरू से थे, कितने फिट थे, फाइन थे, सब लोग इस बात को लेकर हैरान सर बहुत फिट थे। बस बीच में मम्मी और सारी, अब घर में सबके घर में टेंशन होती हैं, तो उससे रिलेटेड जब उनको टेंशन होगी तो फिर वो डिप्रेशन में थे। अब जो भी थे, हम लोग तो मिलते थे तो भी अच्छे से मिलते थे। जब वो बीच में बीमार हुए, उसके बाद फिर सही हुए, फिर से उन्होंने जिम स्टार्ट किया, अच्छा वर्कआउट कर रहे थे, सारी चीज़ें। बट अब क्या ही बता सकते। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। वैसे इस मामले में एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। परिवार के सदस्यों के अनुसार प्रतीक यादव पिछले 3 वर्षों से डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे थे और उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। वैसे ये डिप्रेशन किस वजह से था, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पारिवारिक समस्याओं के साथ बिजनेस में घाटे वाली कहानी है। खुद अखिलेश यादव ने भी अपने एक बयान में प्रतीक को बिजनेस में घाटे का जिक्र किया है। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव खुद बॉडी बिल्डर भी थे और जिम का बिजनेस भी करते थे, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले 30 अप्रैल को प्रतीक यादव गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट हुए थे, जहां 3 दिन के इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और वहां से प्रतीक डॉक्टर्स को बिना बताए घर लौट आए। इससे पहले भी प्रतीक कई बार 24-24 घंटे के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट हुए थे। डॉक्टर्स के अनुसार प्रतीक यादव को फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी थी, जिसका नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसका जिक्र प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किया गया है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की इस बीमारी में खून का थक्का फेफड़ों की नसों में जम जाता है, जिसके बाद ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और इस तरह ये बीमारी जानलेवा बन जाती है। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि प्रतीक को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की भी समस्या थी। इसके अलावा किडनी से जुड़ी बीमारी भी थी, जिसका करीब 2 वर्ष से इलाज चल रहा था। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना।